तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी पर 2 लेक्चर कर लिए हैं। आज जो है एस्ट्रोनॉमी का तीसरा लेक्चर चलेगा। ठीक है, खगोल विज्ञान का जो है वह तीसरा लेक्चर है। कल की क्लास में खगोल विज्ञान जो है वह समाप्त कर देगा, अर्थात 4 लेक्चर एस्ट्रोनॉमी पर हो जाएगी। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, आज जो है यह तीसरा लेक्चर है एस्ट्रोनॉमी पर। फिर उसके बाद हम चलेंगे टोपोग्राफी के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, आज एस्ट्रोनॉमी लेक्चर नंबर 3। और इसमें क्या पढ़ाना है, तो इसमें सूर्य के बारे में पढ़ाना है। प्लेनेट के बारे में तो हमने बता दिया था, लेकिन सूर्य जो है ना यह क्या हुआ था, छूट गया था। सन लगा लीजिएगा हेडिंग, और सन के बारे में इन डिटेल बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत कहानी बताए प्लैनेट्स के बारे में कि बुध था, शुक्र था, उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट आ गए, फिर उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से जो है ना आपको भी याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, शुरुआत में लगा लीजिए हेडिंग शुरू। ठीक है, सूर्य हेडिंग लगा लीजिए, और बात को नहीं बनाना है, सीधा मुद्दे की बात करनी है। टाइम हो रही है, रात के बज रहे हैं 2, इसीलिए मुद्दे की बात करनी है, बात को नहीं बनाते हुए। समझ में आ रही है बात? चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, सूर्य। और यहां पर सूर्य में जो है ना इस तरह से लिखिएगा कि देखो सूर्य के जो है ना वह टोटल 6 परत होते हैं। इसके कुल कितने परत होते हैं, तो कुल परत जो है ना यह 6 होता है। कुल परत लिखो 6 गो होता है। 6 गो में देखो 3 भाग जो है ना वह आंतरिक में होते हैं, और 3 भाग जो है ना वह बाह्य होता है। ठीक है, 3 भाग क्या हो गया, आंतरिक, अंदर में 3 भाग हो गया, और 3 जो है ना वह क्या हो जाएगा, बाह्य भाग हो जाएगा, बाहर में हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो चलो हम आंतरिक को भी देखते हैं, उसके बाद में बाह्य को भी देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, पहला आंतरिक भाग। ठीक है, आंतरिक भाग। और आंतरिक भाग से सवाल जो है ना सूरज से खूब पूछता है। तो ऐसे आप डायग्राम जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपको भी डायग्राम क्या करना है, बनाते चलना है। ठीक है, तो सुनो इस तरह से क्या करिए, आप एक डायग्राम खींच लीजिए। यहां पर सबसे पहले यह सूरज बना लेता हूं, फिर उसके बाद में एक पार्ट हो गया इसका 1 2, और फिर उसके बाद में 3 बना लेंगे। यहां पर यदि हम इसको सन बोल दिया, ठीक है, तो फर्स्ट भाग को क्या बोला जाता है, फर्स्ट भाग को बोला जाता है कोर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, रेडिएटिव बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला भाग को रेडिएटिव बोला जाता है, और थर्ड वाला का भाग को क्या बोला जाता है, कन्वेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, पहला कोर, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव हो गया, समझ में आई बात? कोर को क्या बोला जाता है, तो कोर को बोला जाता है आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन लिख लीजिए। क्यों नाभिकीय संलयन लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो है ना न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाना, यही तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। इसीलिए कोर में जो है ना क्या होता है, नाभिकीय संलयन होती है। रेडिएटिव क्या होता है, तो इससे क्या होते हैं, विकिरण मंडल जो है ना यह बाहर निकलता है, और इससे रे जो है ना यह बाहर निकलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोला जाता है। ठीक है, संवहन मंडल बोला जाता है, और इससे क्या बोला जाता है, विकिरण मंडल। समझ में आ रही है बात, विकिरण मंडल। तो कोर हो गया, रेडिएटिव हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया आपका, कोर हो गया, रेडिएटिव हो गया, और कन्वेक्टिव हो गया। संवहन मंडल इसको बोलो जी, वेरी सॉरी, इसको बोलिए संवहन मंडल। बोले हैं लेकिन लिख दिए अलग, संवहन मंडल, और इसको लिखिए विकिरण मंडल, क्योंकि यहां से क्या होगा, यहां से रे निकलेंगे रेडिएटिव से। ठीक है, तो कन्वेक्टिव हो गया, रेडिएटिव हो गया, और कोर हो गया। यह 3 वो क्या है, इसका आंतरिक भाग है। तो पहला हेडिंग लगाना है कोर। ठीक है, और कोर के बारे में चलिए कहानी समझाते चलते हैं। कोर में क्या होता है, तो कोर की टेम्परेचर जो है ना सबसे ज्यादा होता है। पहला बात, टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। कितना टेम्परेचर होता है जी, तो 15 मिलियन होता है। ठीक है, 15 मिलियन क्या होता है, या सेल्सियस में लिख लो, 15 मिलियन सेल्सियस जो है ना यह टेम्परेचर होता है। किसका, तो यह कोर का होता है। और यहीं पर क्या है ना, नाभिकीय संलयन होती है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि नाभिकीय संलयन जो है ना वह सूरज में कहां पे होता है, तो नाभिकीय संलयन जो है ना वह होता है कोर में। समझ में आ रही है, नाभिकीय संलयन कहां, तो नाभिकीय संलयन जो है ना यह कोर में होता है। नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो हाइड्रोजन का जो है ना वह हीलियम में कन्वर्ट हो जाना, यही तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्योंकि इसके गैसेस जो होते हैं ना वह किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस जो है वह प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यह सवाल आई हुई है कि सूरज की जो हाइड्रोजन गैसेस है ना वह किस फॉर्म में होता है, तो यह जो है ना प्लाज्मा के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है, नाभिकीय संलयन बोली जाती है। ठीक है, और सुनो, नाभिकीय संलयन गैसियस जो है यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। और लिखोगे कोर के बाद दूसरा लिख लीजिए क्या, रेडिएटिव।
रेडिएटिव को क्या बोलते हैं, विकिरण मंडल बोलते हैं। विकिरण से क्या होता है, तो विकिरण से जो है ना यहाँ से एक्स रे, गामा रे, डेल्टा रे, यह सब क्या होता है, निकलता है, फोटोन निकलता है। और सूरज की एकमात्र सोर्स जो है ना वह लाइट कौन है, फोटोन है। ठीक है, लाइट को क्या करता है, सूरज के लाइट को फोटोन आगे बढ़ाता है। ठीक है, यह सवाल यह भी आई हुई है जी। तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से रे निकलते हैं, लाइट निकलती है। ठीक है, यहां से रे निकलते हैं। रे का मतलब होता है किरण निकलते हैं। ठीक है, किरण निकलते हैं। कौन कौन सा किरण निकलता है, तो यहां से निकलता है एक्स रे हो गया, उसके बाद में गामा रे हो गया, अल्फा रे हो गया, उसके बाद में लिख लो फोटोन, सोर्स ऑफ सन हो गया जी, सोर्स ऑफ सनलाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ सनलाइट, तो सूर्य के प्रकाश का, लाइट का सोर्स क्या है, तो यह फोटोन है। फोटोन यही करता है कि सूरज की लाइट को आगे ढकेल करके ले जाता है। ठीक है, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगती है। लिखोगे, नोट में डाल करके बात लिख लीजिए कि सूर्य का प्रकाश जो है ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक यह सवाल आई हुई है जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड, कहीं कहीं 16 सेकंड भी लिखा होता है तो उस पर आपत्तिजनक नहीं है, और कहीं कहीं 20 सेकंड भी लिखा होता है तो इसको अप्रॉक्स में याद रखिए ना, 500 सेकंड। ठीक है, और मैथ के बच्चा है तो आपको तो पता चलिए जाएगा कि 500 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 8 6 48 480 हो जाएगा ना, तो 8 मिनट 20 सेकंड, तो आप ऑप्शन से क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 500 सेकंड याद रखो, अप्रॉक्स में ऐसे याद करना है, तो 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद में कन्वेक्टिव के बारे में बताते हैं, संवहन तीसरा। ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा से समझते चलना है। ठीक है, संवहन मंडल को बोलेंगे कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, यहां से क्या होता है, तो यहां से जो है ना सोलर फ्लेम बाहर निकलते हैं। सूरज की जो लपटें है ना, जैसे सनलाइट बाहर आता है ना, तो यह सूरज की जो लपटें है सोलर फ्लेम है। ठीक है, यह सोलर फ्लेम जो है ना, यह कहां से निकलता है, तो सोलर फ्लेम जो है वह संवहन मंडल से निकलता है, जबकि विकिरण मंडल से क्या होते हैं, एक्स रे, गामा रे, अल्फा रे, फोटोन, सोर्स ऑफ लाइट, यह सब बाहर निकलता है। और नाभिकीय संलयन जो है ना, यह कोर में होता है। ठीक है, यहां से सोलर फ्लेम निकलते हैं, और सोलर फ्लेम की टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सोलर फ्लेम की। अर्थात सीधा सीधी बात बोला जाता है कि सन में कितना टेम्परेचर है, तो सन की टेम्परेचर जो है ना वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो हाइड्रोजन की मात्रा जो है ना वह 70 से 72% होता है, और उसके बाद में हीलियम होती है 26%, कार्बन होता है, और अदर गैसेस होते हैं। चलो लिख देंगे डेंसिटी अर्थ से तुलना करके। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलो, तो संवहन मंडल से क्या होता है, सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम कहने का मतलब होता है कि सौर ऊर्जा जो है ना किससे बाहर निकलती है, तो सनलाइट जो है ना यही निकलता है आपका कन्वेक्टिव जोन से। ठीक है, संवहन मंडल से। तो सोलर फ्लेम क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ध्यान से समझने चलना है जी, सन के बारे में बाहर निकलती है। सुनो, अब सोलर फ्लेम जो है ना यह बाहर निकलता है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है, बोरियोलिस। और उसके बाद में यदि यही लौट करके वापस आ जाएगा तो ऑरियोलिस कहा जाएगा। ठीक है, सोलर फ्लेम को ऊपर जाने की घटना को बोला जाता है अरोरा ऑरियोलिस, और नीचे घटना आती है घट करके, मतलब कि सोलर फ्लेम की लपटें यदि नीचे आ जाती है तो बोरियोलिस बोला जाता है। ठीक है, तो लिख लो, सोलर फ्लेम ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो अरोरा ऑरियोलिस। ठीक है, जाती है तो अरोरा ऑरियोलिस। ठीक है, अरोरा ऑरियोलिस कहलाती है। समझ में आई बात है। और यदि सोलर फ्लेम जो है ना, सोलर फ्लेम ऊपर चला गया, यह ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अरोरा ऑरियोलिस। एकदम डायग्राम जो है ना एकदम इंपॉर्टेंट है जी, अरोरा ऑरियोलिस। और यही जो है ना वापस लौट करके क्या आ जाएगा, वापस लौट करके यदि नीचे आ जाएगा तो इस लौटने की घटना को बोरियोलिस बोला जाता है। ठीक है, ऊपर चला गया तो ऑरियोलिस, और नीचे यदि लौट करके वापस आ जाएगा ना तो इसको बोला जाएगा अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, अरोरा बोरियोलिस, समझ में आ गई बात। तो सनलाइट को ऊपर जाने की घटना को बोला जाता है अरोरा ओरियोलिस, और यदि यही सनलाइट वापस लौट करके नीचे चलाती है ना तो इसकी क्या हो जाती है, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इस घटना को अरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। लिखते चलो, यदि सोलर फ्लेम नीचे आ जाती है तो
बोरियोलिस कहलाता है, ठीक है, बोरियोलिस कहलाता है। समझ में आई बात? तो अरोरा ओरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस समझ में आ गई बात। अब नोट में समझते चलो, वो सुनो। अब यह जो है ना क्या करेगा, ऊपर से लौट करके आएगा तो बहुत सारे घटना इससे घटित हो जाएंगे। पहला बात मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर से लौट करके आएगा तो टेम्परेचर सीधे कम हो जाएगा। 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। सोलर फ्लेम क्या होता है, तो सोलर फ्लेम लौटने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और कितना हो जाता है घट करके, 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यह 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। जबकि सन में देख रहे हो टेम्परेचर जो है कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। और यही प्रकाश जब लौट करके सोलर फ्लेम वापस चलाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगी, इसकी टेम्परेचर घट जाएगी और 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब सुनो, अब जैसे ही वापस लौटेगा कि नहीं, तो यहां से क्या है, वायुमंडल है, सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम से टकराएगा यह सोलर फ्लेम तो आवाज उत्पन्न होगी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हिसलर साउंड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यह क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गई है, सोलर फ्लेम वापस लौटेगा तो वायुमंडल से टकराएंगे, पार्टिकल है जी वायुमंडल में, छोटे छोटे पार्टिकल है, और इस पार्टिकल से टकराएगा तो क्या होगी, इससे जो है ना आवाज बनेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं व्हिसलर साउंड। तो लिख लो, सोलर फ्लेम वापस लौटने पर वायुमंडल के कण से टकराते हैं, ठीक है, टकराते हैं एवं आवाज उत्पन्न करते हैं, एवं व्हिसलर साउंड उत्पन्न करते हैं, ठीक है, व्हिसलर साउंड उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा कि व्हिसलर साउंड क्या है, सोलर फ्लेम जो है वापस आ गया, वायुमंडल के कण से टकरा गया, और टकराने से जो आवाज बन रही है इसी को बोला जाता है व्हिसलर साउंड। अब सुनो कहानी, अब यह सोलर फ्लेम जो है ना ऊपर से नीचे आएगी, टेम्परेचर कम है तो यह क्या होगा, धब्बा की तरह दिखने लगेगा जी, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर स्पॉट, ठीक है। टेम्परेचर कम होने के कारण यह धब्बा धब्बा हो जाता है जी, कलंक बोला जाता है कि सूर्य में क्या हो गया, कलंक लग गया, ठीक है। तो लिख लो, यदि सोलर फ्लेम वापस आती है तो क्या होता है, वापस आती है तो सोलर स्पॉट कहलाता है, SLOR सोलर होता है जी, सोलर स्पॉट कहलाती है, ठीक है, सोलर स्पॉट कहलाती है। समझ में आ रही है बात? कहलाती है, एवं टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण धब्बा की तरह दिखता है, ठीक है, धब्बा की तरह दिखता है। इसीलिए बोला जाता है कि सूरज में क्या है जी, कलंक है, सूरज में भी दाग है, ऐसा कुछ नहीं है। और सोलर स्पॉट जो है ना, यह कितना दिन पर बनता है, तो 5.5 वर्ष पर जाता है और 5.5 वर्ष पर आता है, अर्थात एक साइकिल जो है ना वह क्या होता है, 11 वर्ष में बनता है, ठीक है। 100 वर्ष घूम जाएगा तो क्या होगा, सोलर स्पॉट साइकिल कहलाएगी। चलिए ध्यान से हम बताते चलते हैं, सोलर स्पॉट ईयर क्या है, सोलर स्पॉट साइकिल क्या है, सबको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सोलर स्पॉट जो है ना यह कितना दिन में बनता है, यह 5.5 वर्ष में जाता है, 5.5 वर्ष में बनता है, ठीक है, 5.5 वर्ष में जाता है एवं 5.5 वर्ष में पुनः वापस आता है, ठीक है, 5.5 वर्ष में पुनः वापस आता है, ठीक है, वापस आता है। समझ में आई बात? पुनः क्या होता है, वापस आता है। यहां से जाने में इसको लगा 5.5 वर्ष, ठीक है, और यहां से आने में भी कितना लग गया, 5.5 वर्ष। तो दोनों टाइम को जोड़ दो ना रे भाई, 5.5 और 5.5 मिलकर के क्या हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। अर्थात सोलर स्पॉट की एक साइकिल जो है ना वह कितना दिन में बनता है, 11 वर्ष में बनता है। लिख लीजिए, सोलर स्पॉट की एक साइकिल क्या होता है, एक साइकिल 11 वर्ष में बनता है, 11 वर्ष में
11 वर्ष में बनता है। समझ में आ रही है बात? 11 वर्ष में क्या हो जाता है, बनता है। और यही सोलर स्पॉट जो है ना, यदि 100 वर्ष घूम जाता है, ठीक है, 100 वर्ष हो गया, ठीक है, 100 बार साइकिल घूम गया, तो यह क्या कहलाएगा, सोलर स्पॉट साइकिल कहलाएगी, सोलर स्पॉट साइकिल कहलाएगा, ठीक है। 100 वर्ष क्या हो जाएगा, 100 वर्ष नहीं, 100 बार जो है ना यह घूम जाएगा, तो क्या कहलाएगा, यह जो है सोलर स्पॉट साइकिल कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो लिखना है तो लिख लीजिएगा। चलो लिख देता हूं, कहां पर यह वाला साफ करें, बोलिए। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थोड़ा सा कहानी जो है लंबा है उसका, इसीलिए बात को बताते चल रहे हैं। सोलर स्पॉट जो है ना वह कितना डिग्री पर सबसे ज्यादा बनता है, यह भी सवाल जो है पूछ देता है, ठीक है। 0 और 40 डिग्री सेल्सियस के 0 और 40 डिग्री के बीच में ही क्या होता है, यह बनता है जी। समझ में आ रही है? चलो बार बार बोल रहे हैं कि समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। सोलर स्पॉट की एक साइकिल 11 वर्ष में क्या होता है, बनता है। यदि साइकिल 100 बार घूमता है, 100 बार घूमता है, तो सोलर स्पॉट ईयर कहते हैं, ठीक है। सोलर स्पॉट ईयर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? सोलर स्पॉट ईयर कहते हैं। और यह जो है ना कितने वर्ष में होता है, तो 1100 वर्ष में होता है, ठीक है। 1100 वर्ष में होता है, ठीक है। बोलो, अब देख रहे हो एक साइकिल 11 वर्ष, तो 100 साइकिल 1100 नहीं होगा, अरे एक साइकिल जो है ना यह हो गया 11 वर्ष में, ठीक है। तो 100 साइकिल क्या हो जाएगा, 100 साइकिल जो है ना 11 इंटू 100 करेंगे तो 1100 वर्ष नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो 100 साइकिल जो है ना वह कितने वर्ष में बनता है, 1100 वर्ष में बनता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सोलर स्पॉट ईयर, ठीक है। अच्छा नोट में बात लिख लो कि सोलर स्पॉट जो है ना वह कितने डिग्री पर ज्यादा बनता है, ठीक है। सोलर स्पॉट मैक्सिमा क्या होता है और सोलर स्पॉट मिनिमा क्या होता है, तो लिख लो सोलर स्पॉट 0 से 40 डिग्री के बीच बनता है, ठीक है। 0 से 40 डिग्री के बीच बनता है। समझ में आई? बनता है। 0 डिग्री पर जो है ना क्या होता है, तो 0 डिग्री पर मैक्सिमा होती है जी, मैक्सिमा सोलर स्पॉट अर्थात इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखीय भाग, ठीक है। विषुवत रेखीय भाग जो है ना क्या होता है, ज्यादा बनता है। सोलर मैक्सिमा जो है ना सबसे ज्यादा कहां पर बनता है, अरे टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा, मैक्सिमा होगी, स्पॉट जो है ना ज्यादा होगा, इसीलिए सीधा सीधी बात बता देना है कि 0 डिग्री पर क्या होता है, सोलर मैक्सिमा जो है ना वह बनता है, ठीक है। सोलर स्पॉट मैक्सिमा बनता है। और दूसरा का बात याद रखिएगा कि 40 डिग्री पर जो है ना मिनिमा बनता है, ठीक है। सोलर स्पॉट मिनिमा होती है, सोलर स्पॉट मिनिमा होती है, ठीक है, मिनिमा होती है। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो यहां से सोलर फ्लेम बाहर निकल गया, कैसे कैसे आवाज बना, ठीक है। उसके बाद में हमने बताया कि विस्लर साउंड क्या होता है, अरोरा ओरियोलिस क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, यह सब बात को बता दिया। समझ में आई बात? अच्छा जहां से जो निकलता है ना सनलाइट, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, जो चुंबकीय झंझावत होती है, ठीक है, मैग्नेटिक आर्क बनने लगता है, ठीक है। जहां से सोलर फ्लेम निकलती है वहां पर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक आर्क बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है, जिसको चुंबकीय झंझावत मैग्नेटिक आर्क भी कहा जाता है। जहां से फ्लेम निकलती है, फ्लेम जहां से निकलती है वहां मैग्नेटिक आर्क बनता है जी, मैग्नेटिक आर्क बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक आर्क को क्या बोलते हैं, चुंबकीय झंझावत। समझ में आई? बोलो कि चुंबकीय झंझावत क्या होता है, सनलाइट ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होंगे, मैग्नेटिक आर्क बनेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय झंझावत, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिए, यह 3 गो आंतरिक परत हो गया। अब जो है ना 3 गो बाहर के परत के बारे में बताते हैं कि सूरज के टोटल जो है ना 6 परत है, 3 परत को हमने बता दिया और 3 परत को अगला हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। 3 बाह्य परत। चलो यह समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में बताता हूं, ठीक है। कोरोना होता है मुकुट जी, यह ग्रहण के समय दिखता है, यही कहा जाता है ना कि ग्रहण के समय सूरज पर देखवे मत करो, ठीक है। अच्छा सूरज से कौन सी लाइट निकलती है जी, तो यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है, लिखोगे तो लिख लो सूरज से कौन सा रे निकलता है, अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है। और इससे क्या हो जाती है, स्किन डिजीज होती है, डायरेक्ट पड़ जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे में जो है आपके शरीर पर, तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर पर जख्म हो जाएंगे, मतलब कि सीधा सीधी बात बोले तो स्किन कैंसर हो जाएगा, बात खत्म, सीधी बात
नो बकवास, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है ना वह क्या होगा, डायरेक्ट यदि सनलाइट पड़ेगा आपके स्किन पर तो स्किन कैंसर हो जाएगा, तो डायरेक्ट तो पड़ता ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 जो है ना वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन बना देता है, ठीक है, और ओजोन की लेयर क्या करती है, बचा लेती है, ठीक है, हम सबको बचा लेती है। समझ में आ रही है, ओजोन की लेयर बचा लिया, इसीलिए कहा जाता है कि ओजोन क्या है, पृथ्वी का संरक्षक है जी, ठीक है। ओजोन क्या है, पृथ्वी का संरक्षक है। यदि ओजोन नहीं रहता तो डायरेक्ट सनलाइट जो है ना हमारे क्या पड़ता, बॉडी पर पड़ता, ठीक है, बॉडी पर डायरेक्ट जो है वह क्या पड़ता, सनलाइट पड़ता। समझ में आ रही बात। कोई कोई कहता है कि ओजोन की परत में क्या है, छेद हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओजोन के बारे में हमको पढ़ाना, बहुत आगे पढ़ाना है, ठीक है। ओजोन के परत में छेद नहीं है। ओजोन की परत जो है ना वह धीरे धीरे क्या हो गया, पतला हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा पतला हो जाएगा। इसकी परत को डाप्सन में मापा जाता है। यह सवाल आई हुई है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। अगला हेडिंग लगा लीजिए, तीन जो है ना बाह्य भाग, आंतरिक भाग के बारे में बता दिए। अगला हेडिंग लगा लीजिए, तीन बाह्य भाग। रात को बज रहे 2:30 जी, ठीक है। कल 2:30 बजे लेक्चर समाप्त कर दिए थे, आधा घंटा से कम थोड़ी हो गई होगी बताते हुए, ठीक है। 2:05 पर तो हम लेक्चर स्टार्ट किए हैं रात में, ठीक है। इसीलिए अच्छा से पढ़ते रहना है, एकदम मन लगा करके पढ़ना है, रीड अटेंटिवली, मस्ट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या, तीन बाह्य भाग। दूसरा, तीन जो है ना यह बाह्य भाग, बाह्य भाग। जिस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे आप भी क्या करिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। यह आपका सन पूरा गोल बन गया जी, राउंड। हाथ ने हथियार छोड़ी है, चलाना थोड़ी भूली है। चलिए यह जो है आपका, यह सन हो गया, ठीक है। अच्छा, सन में इस तरह से तीन को होगा, तो एक यहां पर भी बना लो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन होता है, देख लो, समझ में आ रही है। चलिए इस तरह से, तो पहला क्या हो गया आपका, फोटोस्फेयर। जो सूरज का भाग दिखाई पड़ता है उसको बोला जाता है फोटोस्फेयर। तो यह वाला हो गया फोटोस्फेयर, ठीक है, SPHER, फोटोस्फेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमंडल, जो भी मंडल बोलो, इसको फोटोस्फेयर, इसको क्रोमोस्फेयर, ठीक है, CHROMOSPHER, क्रोमोस्फेयर। और इसको बोला जाता है कोरोना, ठीक है, कोरोना। इसको बोला जाता है क्या, फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल बोला जाता है, प्रकाश मंडल, ठीक है। इसको बोला जाता है वर्णमंडल, वर्णमंडल। और इसको किरीट बोला जाता है, मुकुट, ठीक है। तो मुकुट, समझ में आ रही है बात। यह क्या है, कोरोना क्या है, तो कोरोना जो है ना यह सूरज का मुकुट है, ठीक है। सूरज का मुकुट को किसके तहत जानते हैं, तो सूरज को मुकुट को जो है ना हम लोग कोरोना के तहत जानते हैं। यही क्या है, सूरज की मुकुट है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो पहला हेडिंग लगा लीजिएगा, तीन बाह्य भाग में पहला आपका है प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल से क्या होता है, तो प्रकाश मंडल से सूरज का दिखने वाला भाग जो है ना वह क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। तो सूर्य का दिखने वाला भाग, जो सूरज को आप देखते हो ना, वही क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। तो सूर्य का दिखने वाला भाग, दिखने वाला भाग क्या है, तो प्रकाश मंडल है, ठीक है। इसकी टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है यह सब डाटा, ठीक है। सीधा सीधी सवाल पूछता है ना कि सूरज का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल, हो गई कहानी, ठीक है। दूसरा का लिखो, प्रकाश मंडल के बाद जो है ना वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्णमंडल, ठीक है। वर्णमंडल, वर्णमंडल क्या है, ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। वर्णमंडल क्या होता है, तो वर्णमंडल जो है ना प्रकाश मंडल का जो बाहर की लेयर होती है उसी को बोला जाता है वर्णमंडल। इसकी टेम्परेचर पूछ देता है, ठीक है। प्रकाश मंडल के जस्ट बाहर की लेयर को क्या बोला जाता है, वर्णमंडल, ठीक है। यह प्रकाश मंडल के, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल के क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है, लेयर होता है। इसकी टेम्परेचर कितना होती है, तो टेम्परेचर जो है ना वह 27000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 27000 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं जो है ना 32000 डिग्री सेल्सियस भी देता है, ठीक है। चलो उसके बाद में तीसरा, तीसरा जो है ना कोरोना, कोरोना के बारे में लिख लो, कोरोना, ठीक है, कोरोना। चलिए कोरोना हम बीमारी के बारे में नहीं बता रहे जी, कोरोना क्या है, यह सूर्य का मुकुट है, ठीक है। सूर्य का मुकुट बोलो या किरीट बोलो, मुकुट बोलिए या इसी को बोला जाता है किरीट। इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पर 32000 लिख लो, अच्छा रहेगा।
ठीक है, ज्यादातर किताब में आपका देता है 32,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य का मुकुट या इसको बोलते हैं किरीट, टेम्परेचर जो है ना वह 27 लाख डिग्री सेल्सियस जी, 27 लाख डिग्री सेल्सियस जो है ना किसका होता है टेम्परेचर, तो कोरोना का होता है। यह कब दिखता है, यह ग्रहण के समय दिखता है। ग्रहण बोले तो इलिप्स, ठीक है, इक्लिप्स होता है, इलिप्स तो अलग है, इक्लिप्स होता है, एक सोलर इक्लिप्स होता है, एक लूनर इक्लिप्स होता है। ठीक है, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण। ठीक है, बात बताएंगे, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कल वाला में जो है समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस यह ग्रहण के समय दिखता है, यह ग्रहण के समय दिखता है। ठीक है, ग्रहण के समय क्या होता है, यह दिखता है। और यही कारण है ना कि कहा जाता है कि जब ग्रहण लगे तो आप जो है ना सूरज पर क्या करिए, मत देखिए, प्लीज मत देखिए, नहीं तो आंख चला जाएगा। ठीक है, आपका जहां पर ध्यान है ना वहीं पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, यह ग्रहण के समय दिखता है। टेम्परेचर देख रहे हो जी, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य का मुकुट। इसलिए ग्रहण के समय मत देखो। तो सीधा सीधी बात बोलता है ना कि किरीट क्या होता है, तो सूरज का मुकुट होता है। बात खत्म। ठीक है, उसके बाद में नोट में कुछ लिख लेना बात को जो हमारे दिमाग से निकल गई थी, और वह बात बता देते हैं। पहला सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है ना वह किस ग्रह का होता है, पृथ्वी का होता है। ठीक है, लिख लो, सबसे ज्यादा घनत्व, डेंसिटी बोले तो मास बाय वॉल्यूम होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट होती है, फिजिक्स में पढ़ाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व बोले तो डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व वाले ग्रह, घनत्व वाले ग्रह कौन है, तो पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी का घनत्व क्या होता है जी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीटर मत लगा देना जी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यह होता क्या है, अरे मेरे भाई इस तरह से क्यूबाइड लो। ठीक है, LBH। ठीक है, तो यह क्या करिए, यहां से लेकर के 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में मिट्टी भर दो, उसका वजन जोखिएगा तो 5.5 ही आएगा ग्राम। ठीक है, यही तो क्या है, पृथ्वी की डेंसिटी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घनत्व वाले ग्रह कौन है, पृथ्वी। और सबसे कम घनत्व वाले ग्रह क्या है, सबसे कम घनत्व किसका होता है, सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व जो है ना वह शनि के पास होता है। शनि बोले तो सैटर्न। ठीक है, पृथ्वी को ब्लू ग्रह भी बोला जाता है जी। ठीक है, इसकी सरफेस क्या है, ब्लू है। समझ में आ रही है बात, एकमात्र ऐसी ग्रह जहां पर जीवन संभव है, कहां पर, तो पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, डेंसिटी वगैरह याद रखिएगा। सबसे कम घनत्व किसके पास होता है, शनि को, शनि के पास होता है। इसके पास जो है ना 7 गो रिंग होते, कल बता दिए थे। ठीक है, शनि के पास क्या है, सबसे कम घनत्व है। उसके बाद में तीसरा लिख लो, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को कहा जाता है। इसके पास जो है ना मिथेन है। ठीक है, इसीलिए इसका कलर जो है ना ब्लू प्लस ग्रीन दिखता है। लिख लो, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहता है। लेटा हुआ ग्रह लिख लो, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो अरुण है। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी का जुड़वा बहन, भोर का तारा, शाम का तारा, प्रेशर कुकर वाले ग्रह, चमकीला ग्रह, सब बोला जाता है केकरा, शुक्र को बोला जाता है। अभी बात बताएंगे क्यों बोला जाता है। और ऐसे कल तो बताए ही थे, जैसे कि आपको बताए थे कि टेम्परेचर जो है ना सीधे पड़ जाता है कहां पर, तो यह पड़ जाता है सूरज के ऊपर, बुध के ऊपर पड़ता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होती है। कल कहानी ऐसा बता दिया। लेटा हुआ ग्रह जो है ना वह अरुण को कहा जाता है। यहाँ पर मीथेन है। ठीक है, तो मीथेन कहां पर मिलता है, अरुण के पास मिलता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा लिख लीजिएगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। और मंगल पर एक पर्वत है जी, मिक्स ओलंपिया। ठीक है, मिक्स ओलंपिया पर्वत जो है ना यह कहां पर है, तो मिक्स ओलंपिया पर्वत जो है ना वह मंगल पर है। टिटेनिया और मिक्स ओलंपिया यह 2 पर्वत है जी। लिख लो, मंगल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है ना वह मंगल को कहा जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या हो जाते हैं, यह लाल हो जाता है। यहां पर क्या है, ट्रिटेनिया, ट्रिटेनिया हो गया, और उसके बाद में न है, ट्रिटेनिया हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका मिक्स ओलंपिया। मिक्स ओलंपिया क्या है, तो मिक्स ओलंपिया जो है ना यहाँ 2 गो पर्वत है। ठीक है, उसके बाद और लिखोगे, लिखते चलो, मिक्स ओलंपिया और ट्रिटेनिया नामक पर्वत जो है ना वह कहां पर है, तो मिक्स ओलंपिया और ट्रिटेनिया नामक पर्वत जो है ना वह मंगल ग्रह पर है। ठीक है, चलिए और क्या लिखोगे, तो और लिखो, क्या लिखिएगा, कम घनत्व हो गया, लेटा हुआ ग्रह हो गया, लाल ग्रह हो गया। अच्छा, टाइटन नामक उपग्रह जो है ना किसका है, तो यह जो है ना आपका, अरे एकल है, शनि का। ठीक है, तो लिख लो, तो यहां पर क्या लिखेगा, टाइटन, टाइटन नामक, टाइटन नामक उपग्रह, उपग्रह के कर, अच्छा टिटेनिया पर्वत नहीं है जी, मिक्स ओलंपिया पर्वत है खाली। मिक्स ओलंपिया पर्वत जो है ना कहां है, तो मंगल पर है। और टिटेनिया नामक उपग्रह जो है ना यह केकर है, अरुण का उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह जो है ना टिटेनिया,
ठीक है। ट्रिटेनिया क्या है, तो ट्रिटेनिया जो है ना अरुण का उपग्रह है। वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, इसका उपग्रह जो है ना वह ट्रिटेनिया है। लाल ग्रह जो है ना वह मंगल को कहा जाता है। और मिक्स ओलंपिया जो है ना पर्वत कहां पर है, तो मिक्स ओलंपिया पर्वत जो है ना वह होता है मंगल ग्रह पर, ठीक है। टाइटन नामक उपग्रह किसका है, तो टाइटन नामक उपग्रह शनि का है, ठीक है। यह प्रसिद्ध उपग्रह है जी, शनि का है, ठीक है। उसके बाद में और लिख लो, गैनीमेड उपग्रह जो है ना, गैनीमेड नामक उपग्रह किसे है, तो गैनीमेड नामक उपग्रह बृहस्पति का है, ठीक है। बृहस्पति का है। उसके बाद में बृहस्पति को क्या बोला जाता है, वैक्यूम क्लीनर ग्रह के तहत जानते हैं, ठीक है। लिख लो वैक्यूम क्लीनर ग्रह, वैक्यूम क्लीनर ग्रह। और ये सब तो पते हैं कि बृहस्पति का रंग जो है ना वह ऑरेंज होता है, ठीक है। यह सब बात तो बता ही देते। शुक्र का जो है वह येलो होता है, कल शायद से ऑरेंज बोल दिए थे, येलो कर लीजिएगा, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर ग्रह इसको बोला जाता है। यह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह है, समझ में आ रही है बात, सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, तो शनि है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि है। यह सब बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वैक्यूम क्लीनर ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है। और लिखोगे, यह सब बात तो हो गई, और थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, सन के बारे में। सन में जो है ना हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो हाइड्रोजन या सन के बारे में लिखो। हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 72% है जी, हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा का हीलियम कितना है, तो हीलियम जो है ना 26% है। तीसरा का आपका कार्बन है, ठीक है। और उसके बाद में चौथा में क्या लिखिएगा, अदर गैस है, ठीक है, अदर गैस है। उसके बाद और क्या लिखोगे, इसकी डेंसिटी जो है ना पृथ्वी के डेंसिटी से कितना ज्यादा है, तो 20 गुना पृथ्वी से डेंसिटी इसकी ज्यादा है। लिख लो पृथ्वी से 20 गुना डेंसिटी सन का ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। केकर ज्यादा है जी, तो सन के बारे में बोल रहा हूं। अर्थात 5.5 इंटू 20 कर दो, और जो काट कूट के आएगा वही तो आंसर होगा। 20 पचे 100 बच गया 10, और 20 पचे 6 110, ठीक है। यही ना आया जी, बताइए 110 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब केकर डेंसिटी आ गया। तो यह जो है ना सन का डेंसिटी हो गया। मास जो है ना वह कितना है, तो 32,000 टाइम्स जो है ना यह मास जो है वो ना वह ज्यादा है, ठीक है। ग्रेविटी 28 गुना ज्यादा है, मास जो है ना यह क्या हो जाएगा, 109 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यह सब लिखना है तो लिख दीजिए। ग्रेविटी हम थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है। ग्रेविटी कितना गुना ज्यादा है, तो ग्रेविटी जो है ना 28 गुना ज्यादा है, ठीक है। 28 गुना। सन ग्रेविटी कितना होता है, एकड़ जी। अर्थ का ग्रेविटी जो है ना, अर्थ ग्रेविटी होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह सब बात जानते हैं ना। एनर्जी सन में कितना है, 10⁻26 जूल है जी, ठीक है। एनर्जी कितना है, तो एनर्जी जो है ना सन में 10⁻26 जूल है, ठीक है। उसके बाद में मास जो है ना 32,000 जो है ना गुना ज्यादा है, ठीक है। यह सब बात जो है थोड़ा थोड़ा आप भी क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बस जो है ना यह याद रखना, पृथ्वी से 20 गुना डेंसिटी ज्यादा, ग्रेविटी 28 गुना ज्यादा, और एनर्जी जो है ना 10⁻26 जूल होता है। तो यह सन के बारे में हमने क्या किया, इन डिटेल बात को बता दिया। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप मेटियोर्स, ठीक है। मेटियोर्स लगा लीजिए, उल्का पिंड के बारे में बताते हैं। उसके बाद में आप कमेंट्स लगाइएगा, कमेंट नहीं कमेंट्स, पुच्छल तारा उसी को बोलते हैं धूमकेतु, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप मेटियोर्स। तब तक के लिए बना रहिए, देखते हैं कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे। चलो हेडिंग लगा लो क्या, कमेंट्स। सन के बारे में इन डिटेल कहानी बताए जी, आधा घंटा से बक रहे हैं। आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाला क्लास में जो है एस्ट्रोनॉमी को खत्म कर देंगे, उसके बाद टोपोग्राफी के ऊपर चलेंगे, स्थलाकृति। चलिए हेडिंग लगा लिए कमेंट्स। कमेंट्स जो बोले तो क्या हो जाएगा, तो कमेंट्स का मतलब होता है, कमेंट्स बोल रहे हैं मेटियोर्स ना जी, उल्का पिंड के बारे में बताना। कमेंट्स इसके बाद ना मेटियोर्स, मेटियोर्स, मेटियोर्स का मतलब होता है उल्का, ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है, उल्का क्या होता है, चलो बात को बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो एक स्वर में बोलेंगे कि यह है सूरज, सूरज हुआ मध्यम, यहां पर हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। यहां हो जाएगा बुध, यहां हो गया बुध, ठीक है। यह हो जाएगा आपका सन, यहां पर बुध के बाद हो जाएगा शुक्र, वेनस, ठीक है। यहां पर हो गया अर्थ,
यहाँ पर हो गया आपका मार्स, मार्स हो गया। अच्छा सब जो है ना ऊपर नीचे हम बना रहे हैं, देख रहे हो, ऐसा ना कि एकदम लाइन पार देना तो दिखते हो जाएगा, ठीक है। यह क्या है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट मेटियोर्स उल्का के बारे में बताते हैं, चलो बात को पहले समझाते चलते हैं, ठीक है। यह क्या है, तो यह जो है ना आपका एस्टेरॉयड है, ASTEROID, एस्टेरॉयड बोले तो क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहां लिख लो बृहस्पति, बृहस्पति हो गया, इसको क्या बोलेंगे जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद में सैटर्न, सैटर्न को क्या बोला जाता है, छल्ली वाले ग्रह, 7 गो रिंग होते हैं शनि के पास जी, ठीक है। यह बात बताए थे, डस्ट पार्टिकल का बना होता है, ठीक है। यह क्या हो गया आपका सैटर्न हो गया। उसके बाद में यूरेनस हो जाएगा, यूरेनस हो गया। उसके बाद में यहां पर नेपच्यून हो गया, और फिर यहां पर देख लो प्लूटो हो जाएगा, ठीक है। प्लूटो को हटा दिया है, बाहर रखा गया है, जिसके श्रेणी से हटा ही दो, बगल में लिखना है तो लिख लो यहां पर प्लूटो, प्लेटो। सुनो अब देखिए, यहां बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो ध्यान से समझते चलना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, कि क्षुद्र ग्रह जो है ना वह कहां पे है। तो क्षुद्र ग्रह जो है ना आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है। मंगल हो गया और यहां पर बृहस्पति हो गया, बृहस्पति हो गया। तो क्षुद्र ग्रह कहां पर प्रेजेंट, तो क्षुद्र ग्रह जो है ना यह प्रेजेंट है आपका बृहस्पति और मंगल के बीच में। यह बात याद रखना, प्लीज याद रखना, सवाल आई हुई है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति, बृहस्पति के बीच है, ठीक है, बृहस्पति के बीच है। अब सुनो, यह क्षुद्र ग्रह को जाहिर सी बात है कि जब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी क्या कहता है कि दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं, और जिस फोर्स से खींचते हैं उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। समझ में आ रही बात। यह न्यूटन साहब बोलते हैं ऐसा कि पृथ्वी पर जितना ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी छोड़ो ना, संसार की एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। देन दिस फेनोमिनन इज द कॉल्ड ग्रेविटी एंड द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यही बात है ना कि पृथ्वी पर जितना ऑब्जेक्ट है, दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं। पृथ्वी को गोली मारो, ठीक है, दुनिया की सभी ऑब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे को खींचते हो, जिस बल से खींचते हो उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो क्या यह मेटियोर्स है, जो छोटे मेटियोर्स बोले एस्टेरॉयड जो है, यह छोटे छोटे, यह क्या मार्स नहीं खींच रहा होगा और जुपिटर नहीं खींच रहा होगा? तो सुनो, इधर से जुपिटर भी खींच रहा होगा, इधर से मार्स भी खींच रहा होगा, बिल्कुल खींच रहा होगा। और यही कारण है ना कि दोनों फोर्स लग रहा है। यह मेटियोर्स जब बीच में है तो गिर का है नहीं जा रहा है पत्थर, तो मार्स भी खींच रहा है, जुपिटर भी खींच रहा है, दोनों सेम बल से खींच रहा है, और यह जो है ना बैलेंस होकर के है, ठीक है। और यदि यही मार्स क्या करेगा, ज्यादा ग्रेविटी से खींच लेगा, ठीक है। तो सुनो कहानी, यह जो है मार्स मंगल, यह एस्टेरॉयड को, क्षुद्र ग्रह को जब खींचेगा तो अपनी सरफेस से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यह सीधा जाकर के कहां गिरेगा, अर्थ पर गिर जाएगा, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा, उल्का कहलाएगा जी। उल्का पिंड अलग है, यह उल्का है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए यहां पर मंगल एस्टेरॉयड को, मंगल क्षुद्र ग्रह को आकर्षित करता है एवं अपने स्थान से हट जाता है, और सभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, जिसे उल्का कहा जाता है, ठीक है, उल्का कहा जाता है। समझ में आई बात। मंगल क्या किया, मंगल जो है वह खींच लिया एस्टेरॉयड को और अपने स्थान से डिस्प्लेस हो गया, नहीं तो सीधा सीधी जो है ना यह मंगल पर गिरता, मंगल की सरफेस को धंसा देता। लेकिन मंगल खींचा तो खींचने के कारण क्या हो, ग्रेविटी लगा एकदम बल से खींच रहा है, ठीक है। आप रस्सी को लेकर के मस्कुलर फोर्स लगाइएगा ना, रस्सी में स्ट्रिंग फोर्स लगती है, और लेकर के ऐसे खींच रहे हैं गाय को, आप एकदम ऐसे पीछे में लटके हुए हैं, और गाय आगे चल दी तब जी, तब क्या होइएगा, पीछे गिर जाइएगा, अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाइएगा, ठीक है। वही हाल रहता है यहाँ पर मार्स को। मार्स ऐसे खींचता तो है, लेकिन यह कहां पत्थर चला जाता है, अर्थ के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और अर्थ के ऊपर गिरने के बाद क्या कहलाता है, यह उल्का कहलाता है। पिंड अभी बता रहे उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। अब सुनो, यही जो है ना अर्थ का जो है सैटेलाइट कौन होता है, अर्थ का उपग्रह जो है ना वह चंद्रमा होती है,
ठीक है। और सीधा सीधी यह कहां चला जाता है, तो यह चला जाता है यदि अर्थ के चंद्रमा पर, ठीक है, अर्थ के सैटेलाइट चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा का सरफेस गड्ढा बना देता है, तो कहा जाता है कि चांद में भी दाग है। ऐसा कुछ नहीं है जी, चांद में दाग कुछ होना है, ठीक है। यदि यदि यह उल्का चंद्रमा के सरफेस पर गिरती है, चंद्रमा के सतह पर गिरती है, चंद्रमा के सतह पर गिरती है, तो इसका सतह क्या हो जाता है जी, इसका सतह धंस जाता है, इसका सतह धंस जाता है या गड्ढा हो जाता है, इसका सतह में गड्ढा हो जाती है, इसका सतह धंस जाता है। और कहा जाता है कि चांद में, चंद्रमा में लिखो, चांद नहीं, चंद्रमा में दाग है, ठीक है। चंद्रमा में क्या है, तो चंद्रमा में जो है ना वह दाग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चंद्रमा में कोई दाग नहीं है। देख रहे हो यह क्षुद्र ग्रह जो है ना वह मास मंगल खींच करके वह कहां चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। और यही पृथ्वी की जस्ट मथवा पर बैठल क्या है, सैटेलाइट, इसका उपग्रह जो है ना चंद्रमा है, ठीक है। और सीधा चंद्रमा के सरफेस पर जाता है, और जैसे ही जाता है कि नहीं तो सरफेस से टकरा जाती है, और टकराने के बाद क्या हो जाता है, कहा जाता है कि चांद में क्या है, दाग है। अब सुनो, यह चंद्रमा पर नहीं गया, मार्स तो खींच तो दिया, मंगल खींच दिया, डायग्राम समझते चलिएगा, मंगल खींच तो दिया, अर्थ के यहां पर गया सरफेस पर, तो उल्का कहलाया। और यदि अर्थ के सरफेस पर नहीं जाता, वायुमंडल सोलर सिस्टम रोक देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह कहां चला जाएगा, चंद्रमा के ऊपर चला जाएगा। और कहा जाता है कि चंद्रमा में क्या है, चांद में दाग है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर भी नहीं गया, तब कहां चला जाएगा जी, वेनस के ऊपर, शुक्र के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और शुक्र के ऊपर चला जाएगा तो शुक्र में क्या है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर कुकर वाले ग्रह बोला जाता है। पूछ देगा कि सोलर प्रेशर कुकर वाले ग्रह जो है ना वह शुक्र को क्यों कहा जाता है, भोर का तारा, ठीक है। उसके बाद में बोला जाता है रात का रानी चंद्रमा को बोला जाता है जी, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ठीक है। यह सब किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। प्रेशर कुकर वाले ग्रह, चमकीला ग्रह, सब शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूरज, शुक्र में जो क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लिख लो, शुक्र के सरफेस पर, शुक्र के सतह पर CO2 की मात्रा है, ठीक है, CO2 की मात्रा है। और जब उल्का इसके सोलर सिस्टम में प्रवेश करता है तो यह CO2 रोक देता है और उल्का को कहां भेज देता है, बुध के पास भेज देता है, रोक देता है और उल्का को बुध ग्रह के सतह पर भेज देता है, बुध ग्रह के सतह पर भेज देता है। इसलिए मैंने दिल को रोका, ठीक है। सुनो, बुध ग्रह के सतह पर क्या करता है, भेज देता है। इसलिए बुध पर सबसे ज्यादा गड्ढा है जी, ठीक है। इसलिए बुध ग्रह के सतह पर, सरफेस पर, ठीक है, सरफेस ऑन द मरकरी, ठीक है, इसको मरकरी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा सुनो, बुध ग्रह के सतह पर भेज देता है, इसलिए बुध ग्रह के सतह पर सबसे ज्यादा गड्ढा है जी, ठीक है। सबसे ज्यादा गड्ढा जो है ना वह कहां है, तो सबसे ज्यादा गड्ढा जो है ना वह बुध ग्रह के पास है, मरकरी के पास है, ठीक है। सूरज से सबसे करीबी ग्रह बुध हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो होता है इसे शुक्र के पास सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वह ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि टेम्परेचर शुक्र के पास ज्यादा होता है, ठीक है। यह बात समझ में आई चारों ग्रह के बारे में। पृथ्वी देखो, मंगल खींच तो लिया एस्टेरॉयड बेल्ट को, अपने स्थान से डिस्प्लेस हो गया मेरे भाई। यह जाकर के कहां गिरता है, तो यह गिरता पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर गिरा तो उल्का कहलाया। यदि पृथ्वी के ऊपर ना गिरेगा, इसके सैटेलाइट के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर गिर जाएगा, तो चंद्रमा के सरफेस क्या कर देगा, रफ कर देगा, तो कहा जाएगा कि चांद में दाग है। यदि चंद्रमा के ऊपर भी ना गिरा तो चल जाएगा कहा, शुक्र के ऊपर। शुक्र के ऊपर जाएगा तो इसके वायुमंडल में क्या है, CO2 है। CO2 क्या करेगा, ढकेल देगा और कहां भेज देगा, मरकरी के पास भेज देगा, बुध के पास भेज देगा। जैसे ही बुध के पास आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर सरफेस से टकराएगी और सबसे ज्यादा गड्ढा बना देगी। अर्थात सबसे ज्यादा गड्ढा कहां पे है, तो बुध ग्रह के पास है। बात समझ में आई, बोलिए। अच्छा, और कहानी समझो, यह सब लिखते चलिएगा जी। जिसको लिखने की आदत है बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको नहीं लिखने की आदत है उसको भी धन्यवाद।
चलो सबको धन्यवाद। चलिए आगे आप लिखते चलिएगा। अब उल्का तो हो गया, उल्का पिंड के बारे में हमको बताना है कि उल्का पिंड क्या होता है। पृथ्वी के यदि यह सेम पृथ्वी के गति में घूमता है, ठीक है, यदि पृथ्वी के गति में उल्का पिंड गिरती है ना, जाके पृथ्वी से टकराती है, तो इसको टेक्टाइल कहा जाता है। और गिरने की घटना को जो है ना यह बोलाइट कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति में पृथ्वी जो है ना कैसे घूमती है, तो पृथ्वी जो है ना वह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। रोटेशन यह खूब पूछता है जी। चलो बात को बताता हूं। यदि सुनो, यदि उल्का पृथ्वी के घूर्णन दिशा में गिरती है तो इसकी चाल, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिसे टेक्टाइल कहा जाता है। टेक्टाइल, ठीक है, टेक्टाइल कहा जाता है, ठीक है। और इस घटना को टेक्टाइल की घटना को क्या बोला जाता है, और इस घटना को बोलाइट कहा जाता है। बोलाइट कहा जाता है। और सुनो, बोलाइट कहा जाता है। कितना स्पीड होती है जी, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत तेज होती है, 72 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन दिशा में यह क्या करती है, घूमती है और जा करके गिर जाती है पृथ्वी के ऊपर, तो टेक्टाइल कहलाती है। टेक्टाइल कहलाती है। इस घटना को बोलाइट कहा जाता है। इसी को हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, उल्का पिंड बोला जाता है जी, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन दिशा, ठीक है, पृथ्वी जैसे घूम रही है उसी दिशा में क्या हो जाएगा, यह उल्का गिर जाएगा, ठीक है। एस्टेरॉइड गिर जाएंगे और पृथ्वी के सरफेस से टकरा जाएंगे, तो कहा जाएगा कि यह क्या है, उल्का पिंड है जी, ठीक है। गिरने की घटना को बोलाइट कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, यदि उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरती है, यदि उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरती है तो इसका चाल कम हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 12 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और उसके बाद में यह याद रखना स्पीड थोड़ा मेरे भाई दोस्त, ठीक है, कि यह जो है ना क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन दिशा में गिरता है तो इसकी स्पीड जो है ना वह 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जबकि पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में यह गिरता है उल्का की नहीं, तो इसकी स्पीड जो है ना वह 12 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। सुनो, अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि यह जाकर के अर्थ के सरफेस से, यह जो आपका क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे ग्रह, यह जाकर के अर्थ के सरफेस से टकरा ही जाए, यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, वायुमंडल में जाएगा, पृथ्वी के सोलर सिस्टम में जाएगा, और सोलर सिस्टम में जाने के बाद क्या होता है कि यह सोलर सिस्टम में ही कंप्लीट समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यह आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। उसके बाद में यह आग पकड़ने के बाद क्या होगा, टूटता हुआ तारा की तरह दिखेगा। चलो बात को बताते हैं, ठीक है, अच्छा से समझते चलिएगा। चलो अब देखो, यह क्षुद्र ग्रह जो है ना यह पृथ्वी के वायुमंडल में समाप्त हो जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। यदि क्षुद्र ग्रह के बारे में पूरा कहानी बता दिए जी। यदि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के सरफेस पर ना जाकर, पृथ्वी के सतह पर न पहुंचकर सौरमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं एवं आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। आग पकड़ लेते हैं तो इसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, ठीक है। इसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, ठीक है। तो टूटता हुआ तारा क्या है, यही देख रहे हो, आपका एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है जी। यदि यह पृथ्वी के सरफेस पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगा आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ लेगा तो इसी को क्या बोलेंगे, टूटता हुआ तारा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, यह टूटता हुआ तारा तो है, बिल्कुल है,
ठीक है। अब यह क्या करेगा, यह पत्थर जो है ना यह राख बन जाएगा, ठीक है। और राख बन जाएगा कि नहीं, अब पत्थर नहीं आया, मैं मानता हूं कि पत्थर नहीं आया है, लेकिन यह गल करके पिघल करके पत्थर जो है जल करके राख बन जाएगा ना हो। और राख कहां पर आएगा, पृथ्वी के सरफेस पर आएगा, और पृथ्वी का जो है ना मास बढ़ते जाएगा, ठीक है, डेंसिटी बढ़ते जाएगी, पृथ्वी का जो है ना द्रव्यमान बढ़ते जाएगा, मास बढ़ेगा, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती चली जाएगी। पहले 21.5 डिग्री झुकी थी, अब 23.5 डिग्री झुक गई है अपने एक्सिस पर, ठीक है। और तल पर 66.5 डिग्री। यह क्वेश्चन पूछता है जी, तो यह अक्ष पर कितना झुक गया है, तो 23.5 डिग्री। इसी तरह से जो है ना आइस जो है ना राख गिरता रहेगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती रहेगी, और ऐसा झुक जाएगी 50% से ज्यादा कि नहीं, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और यह घटना होगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात, यह घटना होगी। तो पृथ्वी अपने एक्स पर जो है ना एक्सिस पर झुकते जा रही, इसीलिए जो है ना 23.5 घंटा में दिन और रात हो रहे हैं, पहले 21.5 घंटा में दिन और रात होती थी, ठीक है। चलिए एक बात यहां पर लिखोगे, एक बात और लिख लो, क्या लिखोगे, तो यह जो टूटता हुआ तारा है ना यह कंटिन्यूअसली नहीं दिखता है, ठीक है, लिख लो, टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा कंटिन्यूअसली दिखाई नहीं देते हैं, कंटिन्यूअसली दिखाई नहीं देते हैं, समझ में आ रही बात। जबकि पुच्छल तारा कमेट जो है ना वह दिखाई देगा जी, कंटिन्यूअसली दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। टूटता हुआ तारा कंटिन्यूअसली दिखाई नहीं देते हैं, जबकि पुच्छल तारा जो है ना वह दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको मेटियोर्स बोलेंगे, ठीक है, या आपका मेटियोर्स, उसको कमेट्स बोलेंगे, वेरी सॉरी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कमेट्स बोला जाता है, और इसको जो है ना यह मेटियोर्स बोला जाता है। समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए टूटता हुआ तारा कंटिन्यूअसली दिखाई नहीं देते हैं। और क्या लिखोगे, इसको मिटा दें। पूरा कहानी जब समझ रहे हो तो पूरा कहानी कथा समझते चलो, ठीक है। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना तो अब पढ़ा दीजिएगा सबको, इसीलिए अच्छा से समझते चलिए। जियोग्राफी जो है ना समझने की चीज होती है, साइंस की तरह है जी। चलो अब देखो, मानता हूं मेरे दोस्त कि यह जो है ना क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के सरफेस पर नहीं गए, उल्का पिंड नहीं हुआ, उल्का नहीं हुआ, हम मान लिए। और यह सोलर मंडल में क्या हुआ, सोलर सिस्टम में जो है ना यह आग पकड़ कर क्या किया, टूटता हुआ तारा का निर्माण किया, ठीक है, इतना हम मानते हैं। तो क्या यह टूटता हुआ तारा है, आग पकड़ लिया है, तो क्या यह आग पकड़ेगा, गोईठा को जलाओगे तो राख ना बनेगा हो, राख तो बनबे करेगा, और राख बनेगा तो कहां आएगा, यह पृथ्वी के सरफेस पर आएगा, ठीक है। तो टूटता हुआ तारा जलकर, टूटता हुआ तारा जलकर राख बोले तो ऐश, ठीक है, ASH इंग्लिश होती है, ठीक है। टूटता हुआ तारा जलकर राख का निर्माण करता है, ठीक है, राख का निर्माण करता है, और यह पृथ्वी के सतह पर, और यह पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है या गिरती है, ठीक है, गिरती है, तो इसे लाल वर्षा कहते हैं जी, ठीक है, इसको लाल वर्षा, रेड रेन बोला जाता है। लाल वर्षा क्या होती है, तो लाल वर्षा यही है जी, ठीक है। टूटता हुआ तारा जलकर राख का निर्माण करता है और यही पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है या गिरती है, तो इसे लाल वर्षा कहते हैं, लाल वर्षा कहते हैं। और पृथ्वी का द्रव्यमान बोले तो मास, और पृथ्वी का मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पृथ्वी का मास बढ़ता जा रहा है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकती जा रही है, ठीक है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकती जा रही है, अब 21.5 डिग्री झुकी थी जी, धीरे धीरे यह वर्षा हुआ, रेड रेन हुआ, और झुकते झुकते पृथ्वी कितना झुक गई, तो पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री झुक गई अपने एक्सिस पर, ठीक है। इसीलिए दिन और रात 23.5 घंटा में हो रही है, 23 घंटा 48 मिनट, 23 घंटा 46 मिनट 8 सेकंड में क्या होता है, दिन रात होती है। अप्रोक्स में 24 घंटा बोल दिया जाता है, यही ना रोटेशन और रिवॉल्यूशन। चलो मिटाता हूं इसको बात को, और पृथ्वी के बारे में बताता हूं। यह बात समझ में आ गई, बोलिए। उल्का पिंड के बारे में इतना को हमने क्या किया, लपेट लिया जी, अच्छा से लपेटे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड क्या होता है, मंगल के बारे में, अर्थ के बारे में, शुक्र के बारे में, बुध के बारे में, सन के बारे में, अलग अलग टॉपिक लगा करके समझाया, ठीक है। जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में, यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में, और प्लूटो अभी नहीं समझाया, मेरे ब्रेन में है, प्लूटो को भी टॉपिक लगा करके ही समझाएंगे। 13, 43, 40 इसी को बोला जाता है जी, ठीक है। यह उपग्रह से भी छोटा है, बात बताएंगे, चिंता नहीं करनी है। हेडिंग लगा लीजिए पृथ्वी,
ठीक है, पृथ्वी के बारे में मिटा दे। चलो, पृथ्वी का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, धरती। चलो, हेडिंग लगा लिए पृथ्वी। उसके बाद में आ जाएगा क्या आपका कॉमेट्स, पुच्छल तारा। तब हो जाएगा चंद्रमा, उपग्रह के बारे में, चंद्रमा के बारे में भी बताना है। अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है इसका, सेरेनोलॉजी अध्ययन चंद्रमा का कहलाता है। फिर उसके बाद में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वाला आ जाएगा और कहानी जो है आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कल वाला में एस्ट्रोनॉमी जो है समाप्त कर देंगे। अब जो है हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को बोले तो अर्थ, ठीक है, अर्थ एकमात्र ऐसी ग्रह, एकमात्र ऐसी प्लेनेट जहां पर जीवन संभव है, ठीक है। नीला ग्रह लिख लो सबसे पहला बात, नीला ग्रह। दूसरा लिख लीजिए एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, ठीक है। समझ में आ रही बात, जीवन है। बोलिए, यह जो है ना पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो इस तरह से डायग्राम बनाना है अर्थ का, ठीक है। अर्थ की शेप कैसा होती है जी, जियोड होता है। ना तो पृथ्वी गोल है, ना पृथ्वी इलेप्टिकल है। कोई बोलता है कि पृथ्वी के आकार संतरा की तरह है। मैडम आके बताई कि पृथ्वी जो है ना, हम बताते हैं यह संतरा की तरह है, तो कोई कहता कि ना मौसमी की तरह है, तो कोई कहा कि ना अंडा की तरह। ना पृथ्वी अंडा है, ना समतल है, ना कुछ है। पृथ्वी जो है ना जियोड है। लिखोगे, लिखो इसकी आकार कैसा है, तो आकार जो है ना पृथ्वी का जियोड है, ठीक है, जियोड है। और ऐसा हम नहीं बोलते हैं, बेगनर साहब बोलते हैं जी, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जियोड है। पृथ्वी की आकार कैसी है, तो पृथ्वी की आकार जो है ना यह जियोड है। यहां से ऐसे बना लो, क्या बनाइएगा, यह हो जाएगा आपका एक्सिस और यह हो जाएगा तल। उसके बाद में इस तरह से पार दो, ठीक है। इसको हमने बोला एक्सिस, ठीक है, इसको हमने बोला तल, ठीक है, इसको बोला अक्ष। हिंदी वाले बच्चा बोलेगा अक्ष, तल बोलेगा प्लेन, ठीक है। यहां से यहां तक 90 डिग्री है ना, हो, यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो यह वाला 23.5 डिग्री और यह वाला जो है ना 66.5 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है पृथ्वी, तो अपने अक्ष से पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लिख लो, अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। एवं तल पर कितना है जी, दोनों याद रखना है। तल से पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। अच्छा, यही झुकाव के कारण जो है ना दिन और रात जो है ना कितना दिन में होता है, दिन एवं रात 23 घंटा 23 आवर 56 मिनट, यही ना 23 घंटा 56 मिनट 8 सेकेंड, 23 आवर 56 मिनट 8 सेकेंड में होती है, ठीक है, होती है। क्योंकि रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझो ना, एक होता है आपका परिक्रमण और एक होता है आपका परिक्रमण हो गया और एक हो गया घूर्णन, ठीक है। तो पहला हेडिंग लगा लीजिएगा रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, अक्ष पर घूमना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना देर में घूमती है जी, 23 घंटा 56 मिनट 8 सेकेंड। अपने अक्ष पर पृथ्वी, अपने अक्ष पर पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 8 सेकेंड में घूमती है, ठीक है, 8 सेकेंड में घूमती है, ठीक है। इसीलिए जो है ना दिन और रात इतना देर में होता है, दिन और रात होती है, दिन एवं रात की घटना, दिन एवं रात की घटना होती है, घटना होती है। और दूसरा लिख लीजिएगा क्या, रोटेशन के बाद रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है आपका परिक्रमण, ठीक है। यहां से ऐसे लेकर के घूम गए तो यह हो गया रोटेशन, और लेकर के चक्कर लगा के उसकी घर का चला है तो परिक्रमण, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। परिक्रमण का मतलब होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो पृथ्वी अपने जो है ना एक्सिस पर घूमता है कितना डिग्री में, 23 घंटा 56 मिनट पर, जबकि सूरज का परिक्रमण करता है कितना, 365 दिन में 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, लिख लो। और इसी से क्या हो जाते हैं, साल बदल जाते हैं। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण
365 दिन 6 घंटा में करती है और वर्ष बदल जाता है। ठीक है, माहौल नहीं जी, वर्ष हम बोल रहे हैं, माहौल बदले वाला ना है। ठीक है, 6 घंटा में करते, बदल जाएगा, पढ़िएगा तो बिल्कुल बदल जाएगा। 365 दिन 6 घंटा में करती और वर्ष जो है ना यह बदल जाता है। ठीक है, तो दिन रात कैसे होती है, वर्ष कैसे बदलता है, सब बात बताए ना हो। परिक्रमण हो गया रिवॉल्यूशन, और रोटेशन हो गया घूर्णन। दिन रात कैसे बदलती है, वर्ष कैसे बदल जाता है। अच्छा, नोट में बात लिखोगे, पृथ्वी के घूमने से क्या होती है, फोर्स लगता है, और इस फोर्स को बोला जाता है कोरियोलिस बल। ठीक है, पृथ्वी यदि घूमती है अपने अक्ष पर तो इससे बल लगता है। ठीक है, इससे बल बनती है और इस बल को बोला जाता है कोरियोलिस बल। ठीक है, पृथ्वी के घूमने से बल बनता है। ठीक है, बल लगता होता है, बल लगता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, तो पृथ्वी घूमेगा और इससे जो फोर्स बनेगी उसी को हम लोग बोलेंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण ही क्या होती है, पृथ्वी घूमती है, दिन रात होता है, उसके बाद में वर्ष बदल जाता है। समझ में आ रही है, बोलिए। ज्वार भाटा होती है कोरियोलिस बल के कारण ही। ठीक है, लिख लो। समुद्र की पानी ऊपर चढ़ता है, समुद्र की पानी ऊपर चढ़ता है तो ज्वार कहलाता है एवं पानी लौटता है तो भाटा कहलाता है। भाटा, घाटा नहीं जी, भाटा कहलाता है। ठीक है, भाटा कहलाता है। और यह घटना यह प्रक्रिया, घटना मत लिखो, यह प्रक्रिया कोरियोलिस बल के कारण ही होती है। यह प्रक्रिया कोरियोलिस बल के कारण होती है। ठीक है, बोलो। तो समुद्र के पानी को ऊपर चढ़ने को ज्वार कहा जाता है, जबकि लौटने को भाटा कहा जाता है। और लिखोगे यहां पर दूसर का बात लिख लो, पहिल का बात लिख लो, और तीसर का बात क्या लिखिएगा। यदि यही जो है ना कोरियोलिस बल समुद्र में आ जाएगा, बीच समुद्र में आ जाएगा, तो समुद्र की पानी में लहर उठ जाएगी। ठीक है, जिसको जलधारा कहते हैं। ठीक है, लिख लो। यदि कोरियोलिस बल बीच समुद्र में लगती है, बीच समुद्र में होती है तो धारा तेज हो जाता है, धारा तेज हो जाता है जिसे जलधारा कहते हैं। जल परी नहीं जी, जलधारा कहते हैं। ठीक है, जलधारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हवाएं चलती है तो यही कोरियोलिस बल के कारण होता है। ठीक है, और लिखोगे, लिखो, जहां पर लिखना है लिख लीजिए। हवाएं धीरे धीरे चलती है तो समीर कहा जाता है और यह कोरियोलिस बल के कारण होती है। हवाएं कोरियोलिस बल के कारण चलती है, हवाएं धीरे धीरे चलती है जिससे समीर कहा जाता है। हवाएं कोरियोलिस बल के कारण बहती है। ठीक है, बहती है। उसके बाद में हवा धीरे धीरे चलता है, हवा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सी जे सौघरा ऋतु ऐफल होए। ठीक है, तो हवा धीरे धीरे बहती है तो उसे समीर कहा जाता है। समीर को लिख लीजिएगा, ब्रिज कहा जाता है। तो समीर का मतलब समझे, समीर का मतलब होता है क्या, हवा जो है ना वह धीरे धीरे चलती है तो समीर कहा जाता है। ठीक है, तो यह कहानी जो है पृथ्वी के बारे में बता दिया अच्छा से। इससे बाहर जो है ना प्रश्न नहीं जाएगा। तो यहीं पर क्या करते हैं, क्लास को अंत करते हैं और कल की कहानी हम बताएंगे कहां से, तो हम कमेट्स पुच्छल तारा से बताएंगे, चंद्रमा बताएंगे, उसके बाद में इक्लिप्स के बारे में बताएंगे कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है। मेरे दोस्तों बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। रात को बज रहे हैं 3, इतना देरी से बक रहे हैं। अच्छा लग रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं लग रही तो डिसलाइक मार करके जाइए, बिल्कुल मारिए, आपका अधिकार है, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता की आजादी, आर्टिकल नंबर 19 ये सब बात बता दिए हैं जी। ठीक है, तो अच्छा लग रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते यही बात कहेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात।
तो अच्छा से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जाते जाते यही बात कहेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहिए, क्योंकि रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ऐसा नहीं कि बाबू सोना के चक्कर में पड़ जाइएगा और अपना जिंदगी बर्बाद करिएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खात, प्यास न जाने धोबी घाट और भूख न जाने बासी भात। तो ऐसा कुछ नहीं होती है, ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना। और एक ही बात बोलना है कि हम दिल देंगे उसी को दान में जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाली होगी मेरे ध्यान में। तो कल हम लोग मिलते हैं इसी जगह इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।